हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 46, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम इस पूरी सीरीज में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट करोगे, ये भी आप यहाँ पर समझोगे। साथ ही में अगर हम बात करें जितने भी आपके पीवाई क्यूज हैं, उनका भी डिस्कशन होगा और आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये है, अगर आप इन सभी वीडियोस को फ्री में अवेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो ये पूरा बैच है, दैट इज 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, इसको अवेल करना है। जैसे ही आप इसको परचेज करोगे, तो आपको यहाँ पर जीके जीएस के सभी क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा। साथ ही में फ्री पीडीएफ एंड नोट्स आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, एंड बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियोस ही देखनी है, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है, दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको भी विजिट कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वेग समय आलेख के अंतर्गत के क्षेत्र की किस चीज को निरूपित करता है। तो अगर हम बात करें दैट व्हाट इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो यहाँ पे एरिया आता है, वो डिनोट करता है विस्थापन को। यानी कि अगर हम बात करते हैं किस चीज को, डिस्प्लेसमेंट को, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप इसको मैप में भी देख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें जो ये वाला एरिया है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, तो ये आप लोगों ने कई बार बचपन में पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, अगर आपको किसी एक जगह से, सपोज करो आपको यहाँ से जाना है इस पोजीशन पर, तो आपके पास दो रास्ते अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज आपको ऐसे होके फिर इधर जाना है, दैट इज वन वे। एंड इधर आपको जाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये है इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये पाथ पूरा कवर कर रहे हो, दैट इज आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाके देन फिर आप यहाँ पर जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कुल मिला के हो गई कि आपने जो डिस्टेंस कवर करी है वो यहाँ पे डिस्टेंस है। एंड अगर किसी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है, उसी को ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, दैट इज विस्थापन को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में द्विगुणित आवेशित या धनात्मक आवेशित होने के बाद कौन सा कण परमाणु के नाभिक से टकराया था। यानी कि इन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विच पार्टिकल हिट्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम आफ्टर बीइंग डबली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने बचपन में 9th 10th में पढ़ा है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल को लिया। जैसे इन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉइल को लिया, फिर उस पे यहाँ पे बम्बार्डिंग वो करवाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की, जिसको उन्होंने यहाँ पे नाम दिया था अल्फा पार्टिकल, या फिर इन्होंने हीलियम नाम इसको यहाँ पे दिया था, ठीक है। जब आप देखोगे 2He4, ये एक हीलियम पार्टिकल होता है विच इज रिजेंबल टू दी अल्फा पार्टिकल। तो उसी की बम्बार्डिंग यहाँ पे करवाई थी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हुआ क्या था, तो देखिए, जैसे ही इन्होंने अल्फा जो यहाँ पे पार्टिकल की स्कैटरिंग वो जो है बम्बार्डिंग करवाई थी गोल्ड फॉइल से, तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन इन्होंने निकाले थे। फर्स्ट वन इज, कुछ ऐसे यहाँ पे रेस थी जो डायरेक्टली जा रही थी, मतलब बहुत सी ऐसी रेस थी जो यहाँ पे टकरा के सीधी
निकल रही थी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेज ऐसी ही थी। कुछ ऐसी रेज थी जो कि यहाँ पे टकरा के डिफ्लेक्ट हो रही थी, एंड कुछ ऐसी रेज थी जो जिस पाथ से गई हैं उसी पाथ से वो वापस आ रही थी। तो 3 कंक्लूजन इन्होंने यहाँ पे निकाले। फर्स्ट वन तो ये कि जो यहाँ पे रेज मेजॉरिटी ऑफ द रेज जो सीधी जा रही थी, दैट मीन्स किस ये जो फॉइल है यहाँ पे, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कैसा है, खाली है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन इनका यहाँ पर ये निकला। दूसरा कंक्लूजन ये था कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा पार्टिकल रखा हुआ है जो कि इसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा पार्टिकल है, कुछ ऐसी सॉलिड चीज है जो उसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रही है। तो दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे इनका ये निकला। एंड थर्ड वन इज कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसकी वजह से जो रेज है वो रिवर्ट बैक होके आ रही है। तो 3 कंक्लूजन इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करे। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाद में डिस्कवरी किस चीज की होती है यहाँ पे डिस्कवरी हो जाती है न्यूक्लियस की, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, यानी कि नाभिक। तो इसमें जो पार्टिकल है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ द अन्नपूर्णा योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो योजना है अन्नपूर्ण योजना, उसका पर्पस है वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, यानी कि टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू दी सीनियर सिटीजन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत ये होती है साल 2000 में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये योजना विशेष रूप से उन 65 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के निर्धन नागरिकों के लिए है जो कि राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए पूरी योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई थी, जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने गिग वर्कर्स को ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल ऋणदाता दैट इज फाइनेंस के साथ में एक पायलट परियोजना की शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट विद डिजिटल लेंडर्स फाइनेंस टू प्रोवाइड लॉन्च टू दी गिग वर्कर्स। तो इन्होंने जो यहाँ पे एक एमओयू साइन किया था, या फिर जो इन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट किया था, वो किया था भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। इन्होंने यहाँ पे जो है एक एमओयू साइन किया, जिसके बाद में जितने भी यहाँ पे गिग वर्कर्स थे उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो है कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके गवर्नर कौन है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि राष्ट्र जो ये भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका मुख्यालय आपको मुंबई महाराष्ट्र में ये देखने के लिए मिल जाएगा। और एट प्रेजेंट में जो इसके गवर्नर है वो कौन होंगे, वो होंगे संजय मल्होत्रा। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसके अभी इसका जो स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति के पदों के लिए शर्तें, जो कि आर्टिकल 59 में मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और आपको ध्यान भी रखना है कि कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 59 में। फिर आता है राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति होंगे भारत के, इस चीज का मेंशन है आर्टिकल नंबर 53 में, तो ये सॉरी 52 में। तो ये बात भी सही है कि भारत के प्रेसिडेंट होंगे, इस चीज का मेंशन आपको आर्टिकल नंबर 52 में देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड वन इज राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये आर्टिकल 53 में नहीं है, ये आपको आर्टिकल नंबर 55 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये 54 में है और 55 में कि किस तरीके से आप इसको इलेक्ट करोगे हमारे देश के राष्ट्रपति को, उस चीज का मेंशन दिया हुआ है। तो देखो मैं वापस से आपको बता देती हूँ कि 59 में मेंशन है उनकी प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म्स कंडीशंस क्या क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है। 52 में कि भारत का राष्ट्रपति होगा, इस चीज का मेंशन है। और 50 अगर हम बात करें 54 की, तो इसमें आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका मेंशन होता है, ठीक है। एंड 55 में कैसे आप राष्ट्रपति का यहाँ पे जो है चुनाव करोगे, किस मैनर में करोगे, उस चीज का मेंशन है। 56 में बात करें तो ये स्टेटमेंट सही है, टर्म एंड ऑफिस जो कि कितने साल के लिए रहते हैं,
5 सालों के लिए रहते हैं, ठीक है? एंड इसके अलावा बात करें 53 की, तो 53 यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं, बल्कि ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो यहाँ पे वेस्टेड होती है प्रेसिडेंट के पास में, उस चीज़ का यहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है मूल संरचना सिद्धांत जो कि संसद की संशोधन शक्तियों को संविधान की आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन को रोकने के लिए सीमित करता है। कि किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के मामले में स्थापित किया गया था। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, यानी कि जो मूल संरचना सिद्धांत है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और इस चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है जो ये केस है दैट इज केशवानंदा भारती केस बनाम केरल राज्य, जो कि हुआ था साल 1973 में। तो ईयर भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही में ये जो केस है केशवानंदा भारती केस, इसी में ही मूल सिद्धांत जो है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में बात की गई थी। ये जो पूरा ऐतिहासिक फैसला था ये 24 अप्रैल साल 1973 को ये आया था। इसमें 13 जजों की यहाँ पे बेंच थी, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछते हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विंडोज़ में कौन-सी सुविधा आपको आसान पहुँच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले फ़ोल्डर्स के शॉर्टकट्स बनाने की अनुमति यहाँ पर देती है। यानी कि व्हिच फीचर्स इन विंडोज़ अलाउज़ यू टू क्रिएट शॉर्टकट्स टू द फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ़ोल्डर्स फॉर ईज़ियर एक्सेस। तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की? क्विक एक्सेस की। अब आपको जल्दी से आसान तरीके से उन सभी फ़ोल्डर्स के बारे में पास जाना है, जिनका आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ में वो आते रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करोगे? आप क्विक एक्सेस के पास जाओगे, वहाँ पे आप ऐसे फ़ोल्डर्स को, ऐसे ऐप को, ऐसी एप्लीकेशन को वहाँ पे पिन कर सकते हो, जिनका आप रेगुलरली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है? तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ क्विक एक्सेस, जहाँ पे आप डायरेक्टली जो अपने इम्पोर्टेंट जो फ़ोल्डर्स हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके ऐप्स हैं, उनको आप वहाँ पे पिन कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बदलने के लिए किया जाता है? यानी कि विच विंडोज ओएस टूल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम। तो जब भी आपके सिस्टम में आपको डेट टाइम को चेंज करना है, तो उस कंडीशन में आपको विजिट करना होगा कंट्रोल पैनल पे। जैसे आप कंट्रोल पैनल पर विजिट करोगे तो आपको पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है वो खुल के आएंगे। उसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा चेंज टाइम जोन टाइम और टाइम जो है डेट का। तो वहाँ पर जाके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट है, जो भी करंट समय चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग्स आप वहाँ पे डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? कंट्रोल पैनल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अम्ल प्लस धातु गोज ऑन टू लवण प्लस डैश, यानी कि एसिड और मेटल जब आपस में मिलते हैं तो वो साल्ट प्लस किस चीज की फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एसिड की बात करें, दैट इज H2SO4, हमने एक एसिड ले लिया है, ठीक है? अब इसकी रिएक्शन आपने करवानी है Zn के साथ में, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं जिंक के साथ में। तो जब H2SO4 की रिएक्शन आप जिंक के साथ में करवाओगे तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4, ठीक है? ये क्या बना है? ये एक साल्ट बना है एंड साथ ही में यहाँ पे रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एसिड को और मेटल को आपस में रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो एसिड प्लस मेटल गोज ऑन टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है? यानी कि व्हाट इज मिक्सिंग इन एसिड विद वाटर दैट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड। तो जैसे आप देखोगे, आपने कोई यहाँ पे एसिड लिया और एसिड में जैसे आप यहाँ पे पानी और एसिड का मिक्सचर लेते हो, तो जब भी आप किसी भी एसिड में पानी आपने मिला दिया या फिर आपने पानी में एसिड को मिला दिया, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो मतलब कम हो जाएगी। यानी कि आप उसको क्या कर दोगे? आप उसको डाइल्यूट कर दोगे, ठीक है? तो पहले वो हाईली कंसेंट्रेटेड था, ठीक है? अब उसने आपने उसमें पानी ऐड कर दिया, दैट मीन्स वो क्या हो गया? वो यहाँ पे डाइल्यूट हो गया है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज तनुकरण, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीएच में जो पी है वो क्या चीज को दर्शाता है? तो हमने कई बार देखा कि भाई इस एसिड की या फिर इस बेस का ये पीएच वैल्यू होती है, तो उसमें जो पीएच है उसमें जो यहाँ पे पी लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है पोटेंश,
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और पोटेंज का मतलब होता है यहाँ पे पावर। तो ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि पीएच जो स्केल होती है वो 0 से लेके 14 के बीच में होती है, ठीक है? 0 से 14 के बीच में होती है, 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर आप 7 से नीचे आओगे इधर की तरफ तो आपको एसिडिक नेचर मिलेगा, और 7 से ऊपर आप जाओगे तो आपको बेसिक नेचर मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पर होगा आपका दैट इज़ न्यूट्रल वाला रीज़न, ठीक है? अब जो यहाँ पे P और H है तो उसमें P का मतलब होता है पोटेंश और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि H का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, तो आपको इस कंडीशन से ध्यान रखना है। तो P और H दैट इज़ P यानी कि पोटेंश, जिसको यहाँ पे कहा जाता है दैट इज़ पावर। और जो ये पोटेंश है ना, ये एक जर्मन वर्ड है। तो ये भी आपसे अगर कभी पूछे कि ये किस भाषा से लिया हुआ है, तो ये जर्मन लैंग्वेज से लिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, पेट में अम्लता के उपचार के लिए प्रयुक्त जो परितमल है यानी कि जो एंटासिड है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उसका नाम क्या है? तो एंटासिड सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडिटी इन स्टमक इज, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पे कहा जाता है दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? जब भी कभी भी किसी भी व्यक्ति के पेट में एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में सजेशन देते हैं कि भाई आप क्या लो? आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लो। और इसका फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्रतिहार राजवंश के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? यानी कि मिहिर भोज अ फेमस रूलर ऑफ द पार्थिहारास अडॉप्टेड विच टाइटल? तो इन्होंने यहाँ पर जो एक टाइटल को अडॉप्ट किया था उसे कहा जाता है आदिव्रहा के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो प्रतिहार राजा है, नाम है इनका क्या? दैट इज मिहिर भोज। तो इन्होंने ही आदिव्रहा की उपाधि धारण करी थी और ये भगवान विष्णु के उपासक थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो आदिव राह की उपाधि धारण करने वाले प्रतिहार राजवंश के शासक मिहिर भोज ये किसके उपासक थे? तो ये उपासक थे भगवान विष्णु के, ठीक है? और इन्होंने अपने सिक्कों पर भी इस उपाधि को अंकित करवाया था। तो ये भी आप लोग इसमें जो है वो ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? यानी कि विच चाइनीज ट्रेवलर्स मेंशन अ मैत्रक रूलर नेम्ड शिलादित्य? तो इनका मेंशन किया था किसके द्वारा? दैट इज ये किया था यहाँ पे हेन स्वांग ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हेन स्वांग ने मेंशन किया था किसके बारे में? यहाँ पे चाइनीज ट्रेवलर था ये, और इन्होंने मेंशन किया था मैत्रक रूलर के बारे में जिनका नाम था शिलादित्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में उदारवादी कांग्रेस नेताओं का मुख्य विश्वास क्या था? यानी कि व्हाट वाज द मेन बिलीफ ऑफ द मॉडरेट्स कांग्रेस लीडर रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो उनका एक ही यहाँ पे एक माइंडसेट रहता था किस चीज को लेके? यहाँ पे उनका था ग्रेजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम को लेके कि धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाएगी। ये उनका यहाँ पे एक माइंडसेट हुआ करता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रख सकते हो, ठीक है? तो देखिए, भारत में जो ब्रिटिश शासन के संबंध में अगर हम बात करें तो जो उदारवादी थे, जो मॉडरेट्स थे, क्योंकि दो फैक्ट्स यहाँ पे बटे थे, एक आते हैं यहाँ पे मॉडरेट्स और एक आते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट का मानना तो ये था कि भाई आप जल्दी से यहाँ पे क्या करो, मतलब हिंसा का आप मार्ग अपनाओ या फिर लड़ाई करो, झगड़े करो, कुछ भी करो, आपको यहाँ पे क्या लेना है? आपको यहाँ पे लेनी है स्वतंत्रता, ठीक है? लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे पिटिशन प्रेयर्स पे, ठीक है? कि भाई वो याचना करके, प्रार्थना करके वो यहाँ पे आज़ादी को हासिल कर सकते हो। तो ये इन दोनों के बीच में इनका जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वही यहाँ पे बना। एंड यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि उदारवादी कांग्रेस की विचारधारा क्या थी, तो उनका था कि ग्रेजुअल धीरे-धीरे पॉलिटिकल फ्रीडम उनको मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में हथियार उठाने का खुलेआम आह्वान करने वाले कुंदारा घोषणा निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो अगर हम बात करें कुंदारा घोषणा की, कुंदारा प्रोक्लेमेशन की, तो इसका संबंध आता है वेलु थम्पी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। तो कुंदारा घोषणा की बात करें, बात है ये 11 जनवरी 1800
1809 की। 1809 की ये बात है। त्रावणकोर, जिसको आज के समय में हम लोग जानते हैं किसके नाम से? आज के समय में हम लोग इसको जानते हैं केरल के नाम से, ठीक है? तो वहीं पर ही उस समय के दीवान हुआ करते थे, जिसको प्रधानमंत्री का दर्जा दिया हुआ था, नाम था वेलुथम्पी। तो उनके द्वारा ही यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन के खिलाफ में हथियार उठाने का आह्वान करने वाली एक ये महत्वपूर्ण घोषणा थी, बाय द नेम ऑफ कुंदारा घोषणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किसी वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरिबंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो यहाँ पे बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड एंड imprisoned for refusing to give evidence against the अरबिंदो घोष इन वंदे मातरम कॉन्स्पिरेसी केस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? विपिन चंद्र पाल की। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे ना गवाही देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे जो है इम्प्रिजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी और मूर्ति भंजक था? तो इनका नाम क्या था, जो कि एक बहुत ही कट्टर पंथी तर्कवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे, साथ ही में एक मूर्ति भंजक थे। तो इनका नाम यहाँ पर है गोपाल गणेश अगरकर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। तो गोपाल गणेश अगरकर संबंध है कहाँ से? महाराष्ट्र से, और एक कट्टरपंथी तर्कवादी और मूर्ति भंजक के नाम से इनको जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में निर्णायक मोड़ किस घटना से आया था? तो जो एक यहाँ पे एक निर्णायक मोड़ आता है, जो एक यहाँ पे एक पाइवट मूवमेंट आता है बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट और दी मॉडरेट, तो वो आता है सूरत स्प्लिट के समय पे, यानी कि साल 1907 के समय। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। तो सूरत विभाजन जो कि हुआ था साल 1907 में, वो सूरत अधिवेशन के नाम से भी इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली आईएनसी का सेशन हुआ था। तो इसमें 2 गुटों में विभाजन था, दैट इज़ नरमपंथी दल और एक था उग्रवादी दल, जिसको यहाँ पे हम उग्रवादी या फिर उदारवादी के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें काफ़ी एक मतलब टर्निंग पॉइंट था, आप समझ सकते हो। नाम क्या था? सूरत विभाजन, यानी कि 1907 का सूरत स्प्लिट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि गांधी जी के सत्याग्रह पद्धति का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक उपकरण के रूप में ये कहाँ पे पूर्णतः विकसित हुआ था? तो देखिए, अगर हम बात करें किस चीज की, महात्मा गांधी जी के सर्वप्रथम इस सत्याग्रह पद्धति की, तो इसकी शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी गए थे, वहां पे उन्होंने रेसिस्ट वगैरह जो सिनेरियो देखा, उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले जो ये अहिंसा का पाठ था, जो यहाँ पे सत्याग्रह की सीख थी, वो उन्होंने कहाँ पे दी थी? दक्षिण अफ्रीका में ही दी थी। लेकिन बाद में आके जब वो भारत आते हैं साल 1915 में, 1 साल पूरा ट्रैवल करते हैं, और फिर उसके बाद में 1917 ऑनवर्ड्स इनकी जो है जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद में फिर खेड़ा, चंपारण और अलग-अलग जगह पर ये विज़िट करते हैं, और फिर वहाँ पे अलग-अलग अपने तरीके से वो सत्याग्रह वहाँ पे करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हो जाती है, वो जाती है कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी के बारे में। लेकिन अगर हमसे पूछे कि भारत में पूर्णतः विकास कहाँ पर होता है? तो वो होता है बेसिकली चंपारण में। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि गांधी जी का सत्याग्रह पद्धति सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक उपकरण के रूप में ये कहाँ पूर्णतः विकसित हुई थी? तो बेसिकली हुआ था भारत में चंपारण में, लेकिन शुरुआत होते कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आंसर आपको इसमें दोनों ही ध्यान रखने हैं। आउटसाइड इंडिया पूछे तो आपको साउथ अफ्रीका ध्यान रखना है, और भारत में पूछे तो आपको इसमें चंपारण जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट? फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने रोलेक्ट बिल के विरुद्ध में 24 फरवरी 1919 को बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया था? तो ये गठन किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जी ने 24 फरवरी साल 1919 में सत्याग्रह सभा की गठन की थी, कहाँ पे? बंबई में। किसके विरुद्ध में? रोलेक्ट बिल के विरुद्ध में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए गठित 1915 की समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सर एडवर्ड मैक्लेगन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साल 1915 में भारत सरकार ने सहकारी इस आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करने और इसके विकास के लिए सुझाव देने के लिए एडवर्ड मैकलन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इसका उद्देश्य था कि ये जांचने के लिए नियुक्त किया गया था कि क्या सरकारी जो सहकारी आंदोलन है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो इन्हीं सबको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए इस पूरे आंदोलन की जाँच करने के लिए समिति का गठन किया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान में पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ईयर आपसे पूछे तो साल 1918, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी में ही पहली बार भूख हड़ताल यानी कि आमरण अनशन को लेके महात्मा गांधी जी का यहाँ सबसे पहला रूप देखा गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष, ठीक है। और ये जो पूरा आंदोलन था वो अहमदाबाद में सूती मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच में प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि के विवाद को लेकर शुरू किया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश के द्वारा 1905 में शुरू किए गए बंगाल के विभाजन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? तो इसको रद्द किया गया था साल 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा बंगाल विभाजन था वो हुआ था साल 1905 में, लेकिन इसको रद्द किया गया था साल 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय चल रहा था, वो वायसराय थे, उसके उनके समय पर ही जो है इसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, किसी कार्बनिक यौगिक में क्या-क्या मौजूद होना चाहिए? तो अगर आप कार्बनिक यौगिक को देख रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख रहे हो, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना ही यहाँ पर ज़रूरी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, वो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम समझे तो आप मीथेन समझ सकते हो। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, आपको इसमें C और H दोनों मिलेंगे, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा अगर आप कोई भी पीडीएफ को ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। प्रिंटेड बुक के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravididipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को। एंड इंग्लिश मीडियम के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें कारगिल विजय दिवस की तो ये हर साल मनता है 26 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये दिन साल 1999 में 1999 में जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जो ऐतिहासिक जीत थी, तो उसी को यहाँ पे दिखाने के लिए उसमें जो अदम्य साहस था, बलिदान जो दिया था हमारे शहीद जवानों ने, उसी को याद करने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा कारगिल विजय दिवस है वो यहाँ पे मनता है हर साल की 26 जुलाई को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन यहाँ पर आता है बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन विजय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय, वो भी आप इसमें जो है वो यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कैसा होता है? तो अगर आपसे पूछे द बायोमास पिरामिड ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम इज व्हाट? तो ये होता है जनरली कैसा, इन्वर्टेड पिरामिड होगा, यानी कि ये उल्टा पिरामिड यहाँ पे होता है। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, ये है यहाँ पे पिरामिड्स के टाइप, ये है यहाँ पे सीधा पिरामिड और ये है यहाँ पे उल्टा पिरामिड। जब आप देखोगे एक्वाटिक एनिमल्स को, एक्वाटिक इकोसिस्टम को, तो आप इसमें क्या देखोगे, जनरली आपको मछलियाँ मिलती हैं, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी मछलियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जो बायोमास पर, यानी कि उनका जो ड्राई वेट है या सिंपल लैंग्वेज में आप उसका जो मास है, जो उसका वजन है, अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो आप देखोगे सबसे नीचे आती है वो मछली जो सबसे छोटी होती है, उनका मास भी कम होगा। फिर उससे बड़ी मछली उसके ऊपर आएंगी जो थोड़ी बड़ी होंगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी उससे ऊपर आएंगी, और सबसे बड़ी लाइक वेल, शार्क, ये सब उससे भी ऊपर आएंगी, ठीक है। तो जनरली कैसा बना, सबसे ऊपर सबसे हाई बायोमास वाला, फिर उससे कम बायोमास वाला, फिर यहाँ उससे कम बायोमास वाला, और सबसे नीचे सबसे
कम बायोमास वाला, तो इसलिए जनरली जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है तो उसमें जो यहाँ पे बायोमास पिरामिड होता है वो जनरली कैसा होता है, वो होता है इन्वर्टेड यानी कि उल्टा पिरामिड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दिसंबर 2025 में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक बाय द नेम ऑफ रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक यहाँ पर होंगी कौन? नाम है सीता भास्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल 2025 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा? सीता भास्कर, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिजिटल मीडिया कंपनी मॉन्क एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन है? तो हु आर द को फाउंडर्स ऑफ द डिजिटल मॉन्क कंपनी बाय द नेम ऑफ ये मॉन्क एंटरटेनमेंट। तो उसके जो यहाँ पे सह संस्थापक हैं उनका नाम है रणबीर अहलवालिया और विराज सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, 29 मार्च साल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा निम्नलिखित में से किन दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या यहाँ पे कर दी गई थी? तो जिन दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या यहाँ पे करी थी मंगल पांडे ने, वो कौन थे? एक का नाम था ह्यूगसन और दूसरा था यहाँ पे वोग। पूरा नाम अगर हम समझे तो एक थे सार्जेंट मेजर ह्यूगसन के नाम से और दूसरे थे यहाँ पे लेफ्टिनेंट हेनरी वोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो है नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे बात हो रही है लखनऊ की। तो लखनऊ से अगर हम समझे तो यहाँ पे नाम आता है किसका? बेगम हजरत महल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और बेगम हजरत महल की बात करें तो ये अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। तो उन्होंने ही 1857 का रिवोल्ट इसका नेतृत्व किया था, कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई थी, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? तो 1857 की बात करें, नाम है मौलवी लियाकत अली। तो इन्होंने जो इनका मेनली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था वो आता है प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नाम है मौलवी लियाकत अली और इनका संबंध आता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज शहर से। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के किस नेता के बारे में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट का कथन सामने आता है, जिसका कथन था कि ब्रिटिश स्टील के योग्य एकमात्र शत्रु, यानी कि द ओनली फॉय वर्थी ऑफ द ब्रिटिश स्टील, ये लाइन इन्होंने बोली थी बाबू कुंवर सिंह के लिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश जो मजिस्ट्रेट के द्वारा एक स्टेटमेंट यहाँ पे कही गई थी बाबू कुंवर सिंह को। ये स्टेटमेंट थी ब्रिटिश स्टील के योग्य एकमात्र शत्रु, और ये जो उपाधि थी वो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार को यहाँ पर दी गई थी। तो इनका संबंध कहाँ से है? ये है बिहार के जगदीशपुर से। तो इनका जो लोकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत में नया संसद भवन ये किस वास्तुकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो जो नया आर्किटेक्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, तो इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया था विमल पटेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो विमल पटेल, इनका पूरा नाम है विमल हसमुख पटेल, इन्होंने ही यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो है वो डिज़ाइन किया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर में स्थित महाकाल लोक गलियारा ये किस झील से संबंधित है? तो अगर हम बात करें महाकाल लोक कॉरिडोर की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के शहर दैट इज उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में आपको ये मिलेगा और इसी में ये जो पूरा गलियारा है वो महाकाल लोक गलियारा के नाम से फेमस है। और ये आपको मिलेगा कौन सी झील पर? ये मिलेगा आपको रुद्र सागर झील पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ये होंगे कौन? नाम इनका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि
ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कई बार बुक में लिखा होता है भारत की खोज, तो कुछ मतलब क्वेश्चन किसी भी उसमें आए, मतलब या तो लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य ये कौन प्रस्तुत करता है? तो अगर हम मेजरली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम की बात करें तो जो ये मोहिनी अट्टम है क्लासिकल डांस है केरला का, और इसको रिप्रेजेंट करती है कौन? दैट इज फीमेल आर्टिस्ट। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे मतलब न्यूज़ में भी था कि अब इसको जो मोहिनी अट्टम है उसको यहाँ पे जो मेल आर्टिस्ट है वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे, तो ये भी न्यूज़ में था आर्टिकल, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें 8 क्लासिकल डांस होते हैं, वन ऑफ देम इज मोहिनी अट्टम, जो कि स्पेसिफिकली बनता है कहाँ पे? दैट इज इन द स्टेट्स ऑफ केरला, ठीक है। एंड इसमें जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं वही इस पूरे डांस को परफॉर्म करती है, तो वो भी आप इसमें याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश की जो मुद्रा है वो युआन या फिर रेनबिन्बी के नाम से हम लोग जानते हैं? तो हमारा ही पड़ोसी देश है चाइना, जिसकी जो करेंसी है उसको हम युआन या फिर रेनबिन्बी के नाम से जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार की नमो ड्रोन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह को सशक्त बनाना है? तो अगर आपसे पूछे नमो ड्रोन दीदी के बारे में, तो इसका स्पेसिफिकली पर्पस है जो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको लेड कर रही है विमेन, उसको यहाँ पे एम्पावर करना, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, दैट इज भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली, इसका नाम क्या था? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन एज इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, तो ये हम लोग जानते हैं इन दिस स्क्रिप्ट के बारे में, जो यहाँ पे सिंधु लिपि है जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, वहीं यहाँ पे सबसे प्राचीन नॉन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में मुख्य रूप से उगने वाला और निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाला एक मूल्यवान वृक्ष कौन सा है? तो ये यहाँ पर होगा देवदार के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देवदार जो ये पूरा यहाँ पे वृक्ष है ये काफ़ी मुख्य रूप से ये उगता है वेस्टर्न हिमालयाज में, एंड इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे जो निर्माण कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जो ऐसे मतलब लकड़ी का काम है ना उसमें इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कौन सी गैर संवैधानिक संस्था करती है? यानी कि विच नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्वेस्टिगेट्स करप्शंस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पे जो एक बॉडी है बाय द नेम ऑफ लोकपाल, ये जितनी भी यहाँ पे शिकायतें होती है भ्रष्टाचार को लेके उसको यहाँ पे जांचती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में सबसे अधिक वृद्धि का कारण बनती है? तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सबसे एक मेजर इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत में 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर निम्नलिखित मामलों में से वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है किस कंडीशन पे? तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें कोई ऐसा अपराध है जो कि काफ़ी हीनियस है, काफ़ी जघन्य अपराध है, तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ पे मतलब किशोर होगा जो 16 से 18 ईयर के बीच में होगा, तो उसको यहाँ पे एज एन अडल्ट की तरह पे उसको ट्रायल करेंगे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय महान मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है? तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट इज थार आपको मिलेगा यहाँ पर, तो इसके साउथ में कौन सा स्टेट होगा? ये होगा यहाँ पे गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लेखक लाला लाजपत राय को निम्नलिखित में से किस उपाधि से जाना जाता है? तो इनको हम यहाँ पे पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इनको पंजाब केसरी या फिर पंजाब शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं,
और इनकी मृत्यु होती है साल 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई थी, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, गुप्त काल में कौन सी सैन्य टुकड़ी ग्रंथों में सेना का हिस्सा होने के बावजूद युद्ध में दुर्लभ हो गई थी, यानी कि विच मिलिट्री डिवीजन had become rare in the warfare during the Gupta period despite being part of the army in the text। तो यहाँ पे बात करें कैरियोट्स की, जो यहाँ पे रथ थे ना, उनकी स्थिति काफ़ी दुर्लभ हो गई थी। बिसाइड्स कि उनके पास इन्फेंट्री थी, उनके पास पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हाथी थे, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे ये पूरी मतलब कैरियोट्स थे वो क्या हो गए थे, वो यहाँ पे काफ़ी दुर्लभ, मतलब इनकी जो ये पूरा पार्ट था वो काफ़ी दुर्लभ हो गया था। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नियंत्रित करने के लिए दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत करी थी। तो हुलिया प्रणाली ये किससे संबंधित थी? तो दाग और हुलिया प्रणाली की बात करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जो हुलिया प्रणाली है इसका संबंध था सोल्जर्स के डिस्क्रिप्शन को लेकर, यानी कि जो वहाँ के सोल्जर्स थे ना अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, वो कौन थे, क्या उनका डिस्क्रिप्शन था, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ये हुलिया प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1947 यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का था? तो ये आता है एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 1947 जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद में सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी में वो आता है एग्रीकल्चर का, जिसमें अगर हम बात करें 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये अंगेज थी किसमें? एग्रीकल्चर में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में होम रूल लीग की नींव रखी गई थी और उसे अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी? तो इसकी शुरुआत होती है साल 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें दो इंपॉर्टेंट जो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आते हैं, एक आते हैं बाल गंगाधर तिलक और दूसरी आती है यहाँ पे एनी बेसेंट। तो नाम ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक और एक आते हैं यहाँ पे एनी बेसेंट। तो इन दोनों का काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पर होता है होम रूल लीग मूवमेंट को लेकर। तो ईयर आप लोगों को ध्यान रखना है साल 1916। तो ये था आपका पूरा कंटेंट। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, उनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 1857 के विद्रोह के समय पे किस नेता के बारे में एक कथन यहाँ पे ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने बोला था, दैट कि ब्रिटिश स्टील के योग्य एकमात्र शत्रु यानी कि द ओनली फॉर वर्दी ऑफ ब्रिटिश स्टील, ये स्टेटमेंट्स किसके लिए कही गई थी वो आपको बताना है। सेकेंड वन इज मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य ये कौन प्रस्तुत करते हैं? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है। एंड थर्ड वन इज भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली कौन सी है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा रवि अदिति क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो सभी वीडियोस को इंग्लिश में अवेल करने के लिए। साथ ही में किसी भी बुक को परचेज करने के लिए आप विजिट कर सकते हो www.raviaditipublication.com पर। PDF नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। इन साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो बाय द नेम ऑफ रवि स्टडी ऐप, जहाँ पे आपको सभी कोर्सेज लेटेस्ट एंड सभी ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी। आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एंड साथ ही में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।